हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। इस्लामिक लॉ के अंदर मेंटेनेंस का क्या मतलब है, और दूसरा कि ये पेपर में अगर सवाल आ जाएगा तो इसके अंदर तुम लोगों ने क्या क्या लिखना है, ये सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो देखें, मेंटेनेंस का वैसे आसान अल्फाजों में हमारे यहाँ इसको नान व नफ़का भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि जो एक मर्द है ना, उसकी वैसे भी इखलाकी तौर पे, शरई तौर पे और कानूनी तौर पे ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने घर वालों के जो खर्चे हैं वो बर्दाश्त करे। ठीक है। अब खर्चों में तीन बुनियादी चीज़ें आती हैं। कपड़े आ जाते हैं, खाना पीना आ जाता है, और शेल्टर यानी कि घर, छत वगैरह। ठीक है। तो ये एक मर्द की बुनियादी यानी कि ज़िम्मेदारी है कि ये तीनों चीज़ें उसने प्रोवाइड करनी है। इसको बोलते हैं एक्चुअली मेंटेनेंस। ठीक है। इसी को ही बोलते हैं नान व नफ़का। अब इसमें सबसे पहला जो राइट है वो आपको पता है कि वाइफ का होता है। उसके बाद बच्चे हैं, उसके साथ पेरेंट्स भी हैं, और उसके अलावा भाई बहन जो ज़रूरतमंद हैं या रिश्तेदार। ठीक है। तो ये इन सब की बुनियादी ज़रूरतों को का ख्याल रखने को कहते हैं मेंटेनेंस, और यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम इस्लामिक लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ में जब पेपरों के हवाले से पढ़ते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है वाइफ के हवाले से और बच्चों के हवाले से, कि वाइफ का यानी कि जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम के अंदर, और मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस हवाले से हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसका सेक्शन 9 है, वो हमें बताता है कि वाइफ के हवाले से मेंटेनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको किस तरह डील करना है। इसी तरीके से जो सेक्शन 17A है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, वो भी हमें बताता है कि अगर आपने रिकवर करवाना हो मेंटेनेंस, यानी आपके अगर हस्बैंड आपको खर्चा नहीं देते और आप अदालत में जाएंगे तो किस कानून के तहत जाएंगे, तो वो है सेक्शन 17A। ठीक है जी। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसको ज़रा तफसील में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे इसका मतलब क्या है यार। इसका मतलब सिंपल ये है, नान और नफ़्का में तीन चीज़ें आती हैं कि भाई एक मर्द जो है ना, वो अपनी बीवी को फूड प्रोवाइड करेगा, नंबर 1, नंबर 2 उसको कपड़े प्रोवाइड करेगा, नंबर 3 उसकी अकोमोडेशन, उसको रिहाइश देगा। ठीक है। तो ये जनाब ये उसकी यानी कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी मिसेस के इन तीन चीज़ों का ख्याल रखे। अच्छा जी। अब इसमें ना जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ना, तो अगर हम इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें, या अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, पीएमएस के स्टूडेंट हैं, तो इसको वुमेन राइट्स के साथ भी डील किया जाता है कि एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, इसका बुनियादी मकसद ये है कि ख़वातीन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब ख़वातीन के क्या राइट्स हैं कि एक खातून का बुनियादी ये हक है कि भाई उसको प्रोटेक्शन दी जाए, फाइनेंशियली तौर पे, इमोशनली तौर पे, सिक्योरिटी के हवाले से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी रख गई है कि भाई आपने उसको प्रोटेक्शन देनी है, यानी उसको घर में रखना है, रिहाइश देनी है, छत देनी है, नंबर 1, और उसकी जो फाइनेंशियली ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करनी है, और इसके अलावा उसकी जो फिजिकल ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करनी है, जिसके अंदर फूड वगैरह भी आ जाता है। ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई मामूली कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। अगर ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, या वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, तो उसके साथ भी हम इस कॉन्सेप्ट को डील कर सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ मिसेज नहीं, वाइफ नहीं, बल्कि बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इसके अलावा बाकी खूनी जितने रिश्तेदार हैं, भाई बहनें, अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो उनकी भी आप जो है ना वो मदद कर सकते हैं। तो इसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो है कि यार ओवरऑल जो हमारा एक माशरा है ना, उसके अंदर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आ जाए कि लोग एक दूसरे की मदद करें। एक जो मर्द है वो अपनी फैमिली की भी मदद करे, अपनी मिसेस का भी ख्याल रखे, बच्चों का भी ख्याल रखे। ठीक है। और इसके अलावा अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखे, और अपने माँ बाप की भी ज़रूरियात पूरी कर रहे। अच्छा जी। अब इस्लाम के अंदर इसके बारे में क्या हमें बताया गया है, खुसूसन मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के बारे में, तो उसमें कुरान शरीफ के अंदर बिल्कुल ये लिखा गया है, और उसने कहा गया है, जिसका मकसद ये मफ़हूम यही है कि जो शौहर है ये जनाब उसकी यानी कि अपने माली स्टेटस के हिसाब से उसने अपनी बीवी का ख्याल रखना है, और उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी है, और साथ में उसको प्यार और मोहब्बत और रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। इसके अलावा एक हदीस भी मौजूद है। उस हदीस के अंदर का मफ़हूम भी यही है कि भाई एक वो जो वाइफ़ है उसका क्या राइट है, क्या उसको राइट दिए जाएँ। तो उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब आपने जो खुद आप खा रहे हो वही आप मिसेस को खिलाओ, जो आप खुद पहनते हो वही आप अपनी बीवी को पहनाओ। यानी जो आप जिस तरह आप अपना ख्याल रखते हैं इसी तरीके से आपने अपनी वाइफ़ का ख्याल रखना है, और इसके अलावा उसकी फाइनेंशियली, उसकी इमोशनल और सोशल जितनी भी ज़रूरियात हैं वो आपने पूरी करनी है। अच्छा जी। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? भई सबसे पहले तो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, वो मैंने बता दिया
ठीक है। और अब वो कब आपने वाइफ़ की मेंटेनेंस को ज़हन में रखना है, कब उसके खर्चे आपने बर्दाश्त करने, जब नंबर 1 आपकी शादी हो जाए और वो भी वैलिड शादी हो, तब आपने करने, और जब वो ओबीडेंट हो, आपकी फरमाबरदार हो, आपका हुक्म माने, और इसके अलावा जो आपका मैरिटल जो ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं, वो पूरी कर रहे, तो तब आपने उसका ख़्याल रखना है। लेकिन अगर वो नाफ़रमान है, ठीक है, और तो यानी कि फिर ये चीज़ आप के ऊपर लागू नहीं होती और फिर ये आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वाइफ़ वेल्थी है, अमीर है, तो तब भी आपने जनाब उसकी मेंटेनेंस जो है ना, उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी। हाँ, अगर डिवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो सिर्फ़ जब तक इद्दत का पीरियड रहता है, तब तक वो आपने उसका ख़्याल रखना है। इद्दत के पीरियड के बाद फिर आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू नहीं होती कि आप उसका खर्चे बर्दाश्त करें। अच्छा जी, इसी तरीके से दोस्तों बच्चों का भी आपने ख़्याल रखना है। जो बच्चे हैं, जब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, जब तक वो बालिग नहीं होते, तब तक आपने उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे फूड है, कपड़े हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, शेल्टर, ये सारा आपने करना है। और ख़ुसूसन अगर बेटा है और वो माइनर है, तब तक आपने ख़्याल रखना है। लेकिन अगर वो बालिग हो जाता है और उसके बाद वो यानी कि अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, अब वो खुद कमा सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है, बालिग हो चुका है, तो फिर वो अपना खर्चे वो खुद उठाएगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास बेटी है, तो जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक, और या दूसरा ये है कि जब फाइनेंशियल वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, तब तक भी आपने खर्चे उसके खुद बर्दाश्त करने हैं। इसी तरीके से इसके अलावा जो हमारे पास ब्लड रिलेशन है, उसमें माँ बाप हैं, ठीक है, दादा है, दादी है, अगर ये गरीब हैं और उनके पास कोई और चीज़ नहीं है सपोर्ट, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपना ख्याल खुद रख रहे हैं, माशा वो मालदार हैं, उनके पास पैसे हैं, मुलाज़मत है, सारा कुछ है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज़ आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने उनका ख्याल रखना है। वैसे मेरा तो यही मानना है कि इवन कि अगर आपके माँ-बाप बहुत अमीर भी हैं ना, तो तब भी आपने उनका ख्याल रखना है, तब भी आपने उनकी ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करनी है, ठीक है? इसके अलावा बाकी जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, जैसे बहन-भाई हैं, चाचू ये वगैरह, मामू वगैरह, कुछ इस तरह के रिश्तेदार जो गरीब हैं, जो बेचारे जिनको मदद चाहिए, तो आप उनका भी ख़्याल रख सकते हैं, उनके भी खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपका माली स्टेटस इस लेवल का है। ठीक है जी? अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि कौन-सी सिचुएशन के अंदर जो वाइफ़ है ना, वो ये क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस, यानी वो ये दावा नहीं कर सकती जी मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मेरे खर्चे बर्दाश्त करे। यानी कौन-सी सिचुएशन है जिसके ऊपर ये आपके ऊपर ये वाली ड्यूटी लागू नहीं होती, आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी लागू नहीं होती। नंबर 1, अगर आपकी जो बीवी है, वो डिसोबीडिएंट है, और दूसरा ये कि मैट्रिमोनियल जो रिलेशन है, वो पूरे नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा वो आपके साथ रहती नहीं है, आपके साथ रहने से इनकार कर देती है, और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। बस मतलब आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपसे इजाज़त लिए मुँह उठा के किसी जगह पे चली जाए, ठीक है? और आपके घर पे ना रहे, अपने माँ-बाप के पास चली जाए, बगैर किसी रीज़न के आपका घर छोड़ जाए, तो उस सूरत में भी आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसके खर्चे बर्दाश्त करें। इसके अलावा अगर वो प्रोस्टिट्यूट हो जाए, वो बेवा हो जाए, यानी आप मर जाएँ, ठीक है? तो उसके जब आप मर जाएँगे तो फिर कौन देगा? ज़ाहिर-सी बात है। और इसके अलावा अगर आपकी शादी इर्रेगुलर है या वॉइड है, बातिल है या फासिद है, इसके अलावा अगर वो कैद है, हाँ जी, अब कैद क्या मतलब, अब एक मैं आपकी बीवी ने अगर कोई जुर्म किया हो, तो ज़ाहिर बात है वो जेल में हो गया। अब जेल में तो आप खर्चे नहीं उठाओगे ना। हाँ, ठीक है, कभी-कभी खाना आपने प्रोवाइड करना है, अदरवाइज़ तो वो फिर वो जेल वाले जानें और वो देखें, ठीक है। इसके अलावा अगर वो इस्लाम से बाहर निकल जाती है, मुर्तद हो जाती है, तो उस सूरत में भी जो है ना मेंटेनेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपसे ऊपर उतर जाएगी। अब आप ज़िम्मेदार नहीं होंगे कि आप उसके खर्चे बर्दाश्त करें। अच्छा जी, अब मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स्ड वुमेन के बारे में क्या है, तलाक याफ्ता औरत के हवाले से इस्लाम क्या कहता है? इसमें ये है, अगर आपने एक अपनी मिसेज़ को तलाक दे दी है, तो उसके बाद जब तक इद्दत का पीरियड वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपने उसके खर्चे बर्दाश्त करने। अब इद्दत का पीरियड क्या होता है कि वो एक पीरियड होता है जब तक वो उसने ऑब्ज़र्व करना होता है, जब तक वो दोबारा शादी ना करे। यानी दूसरी शादी करने से पहले-पहले एक इद्दत का पीरियड है, वो आपने गुज़ारना होता है। अब वो इद्दत का पीरियड कितना होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या है? 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, और दूसरा अगर आपकी मिसेज़ हो, यानी कि जिस खातून को तलाक हो जाती है, वो प्रेग्नेंट थी जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती। जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती, एक ये सूरत है, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो जब तक 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे नहीं होते, तब तक जनाब वो इद्दत का पीरियड चलता रहेगा, और इद्दत का पीरियड अगर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उसके खर्चे बर्दाश्त करें। उससे पहले ड्यूरिंग इद्दत पीरियड आपने उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना है। ठीक है जी? अच्छा जी, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि
कि इस पीरियड के बाद आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर इद्दत का पीरियड कंप्लीट भी हो जाता है तो उसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप उसका ख्याल रख सकते हैं। वो तब होता है अगर आपके बीच में कोई हस्बैंड और वाइफ के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए कि यार जब तक मेरी दूसरी शादी नहीं होती तब तक तुमने मेरे खर्चे बर्दाश्त करने। ये भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है ना, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, तो आजकल ये जितने सेलिब्रिटीज़ हैं जब वो तलाक देते हैं, अगर दो वो फ़िल्म स्टार्स हैं, तो वो फिर तलाक तो हो जाती है लेकिन उनकी दोस्ती चलती रहती है आपस में। तो वो ये हो सकती है वो एक बंदी बोले कि यार चलो मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, इद्दत के पीरियड में भी तुमने मेरा ख्याल रखना है और जब तक मुझे दूसरा कोई बंदा नहीं मिलता तुमने तब तक मेरे खर्चे बर्दाश्त करने। तो ये भी हो सकता है। और इसके अलावा दूसरा ये कि अगर पता चले कि यार आपकी वाइफ जो है ना वो अपने खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका कोई है ही नहीं और गरीब है, तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होती तब भी आप उसके खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है जी? अच्छा जी। दूसरा ये कि ऐसी कौन-सी सूरतें हैं जब तलाक याफ़्ता वुमन जो है ना वो ये मेंटेनेंस डिज़र्व नहीं करती या वो क्लेम नहीं कर सकती। नंबर 1, अगर जब उसकी दूसरी शादी हो गई, अब ये जनाब दूसरे बंदे का सर दर्द है, अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि बाकी जितनी भी तलाक के टाइम जितनी भी फुल अमाउंट आपने जो देनी थी, ठीक है, जो भी आपके कस्टम्स और पर्सनल लॉ के तहत जो फुल सेटलमेंट अगर उसने सारा कुछ वो रिसीव करके चली गई, आपने सब कुछ उसको दे दिया है, तब भी आप वो क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर वो खुद गिव अप कर दे, यानी कि वो इतनी मालदार है कि उसको ये आपकी छोटी-मोटी जो है ना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतनी यानी कि पैसे कमाने वाली है, इवन कि वो उसकी तलाक हो भी जाए, इद्दत के पीरियड के दौरान तो आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है ना आपको कह सकती है कि भाईजान ये तुम पैसे अपने पास रखो, मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो वो भी मना कर सकती है। ठीक है जी? अच्छा जी। तो अब ये देखेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ ये कब आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है? भाई एक तो जब आपकी शादी हो जाती है, दूसरा ये कि आपने तलाक दे दी लेकिन अभी इद्दत का पीरियड है तब भी आपने करना है। दूसरा ये कि अगर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए आपका इवन कि शादी के बाद भी, ठीक है? तो वो भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात इंसिडेंट होते हैं मेंटेनेंस के, उसके दौरान भी आपके ऊपर ये कंपल्सरी है कि आपने मिसेज़ के जो खर्चे हैं वो बर्दाश्त करने हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है, जिसको मैं आम अल्फ़ाज़ों में नामर्द कहूँगा, वो अगर अपनी वाइफ़ की जो है ना मेंटेनेंस या खर्चे बर्दाश्त नहीं करता या उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं करता, तो फिर भई बंदी को क्या करना चाहिए? भाई बंदी के पास 2 रास्ते हैं, एक तो फैमिली कोर्ट में चली जाए, उसके खिलाफ केस दावा करे और रिकवरी करे कि जी मुझे ये खर्चा क्यों नहीं देता, मेरे खर्चे बर्दाश्त करे, ये इसकी राइट है, ये इसकी ज़िम्मेदारी है। और दूसरा ये है कि जो इलाके का जो यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे भी जा सकती है, उसके चेयरमैन के पास जा सकती है और वो उसके पास भी दरख्वास्त दे सकती है कि भाई ये बंदा जो है ना मेरे जो खर्चे ना वो देता नहीं है, मुझे पैसे नहीं देता, ठीक है? मेरी मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं करता, ठीक है? इस हवाले से एक बड़ा मशहूर केस है अब्दुल सत्तार वर्सेस अनवर बेगम 1992 का। उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि a wife is entitled to maintenance if she has not refused to live with her husband without sufficient reason। यानी कि आपने अपने वाइफ की जो है ना मेंटेनेंस वो डिज़र्व करती है अगर उससे वो अपने हस्बैंड के साथ रह भी रही है और लेकिन यानी कि आप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे होते, ठीक है? और दूसरा ये है कि मतलब आपकी बीवी है, आपके साथ रह रही है, तो आपकी ज़रूरियात आपने उसकी पूरी करनी है। अच्छा जी, इस हवाले से अब हम अगर देखें तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का सेक्शन 17 है, वो हमें ये कहता है कि अगर भाई एक बंदी है, उसका जो बंदा है वो उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं करता, तो वो फैमिली कोर्ट में जाएगी। तो फैमिली कोर्ट क्या करेगा कि पहली पेशी के ऊपर ना एक इंटरिम मंथली मेंटेनेंस जो है ना वो फिक्स कर देगी। यानी टेम्परेरी तौर पे जब तक ये केस फाइनल नहीं होता, तब तक वो जो है ना वो उसकी बंदी का जो है ना मेंटेनेंस का राइट लगा देगी। यानी बंदे को कहेगी, शौहर को कहेगी कि यार जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक फिलहाल तुम टेम्परेरी तौर पे ना इंटरिम बुनियाद के ऊपर मंथली तुमने इसको इतना दिया करो, ताकि ये बेचारी तब तक इसका खर्चा पानी चलता रहे जब तक ये अपनी ज़रूरियात पूरी करे। लेकिन अगर आप वो करते भी नहीं हैं, अगर आप हस्बैंड हैं या आप अगर फादर हैं, अपने बच्चों की मेंटेनेंस पूरी नहीं करते, इवन कि अदालत ने आपको कहा भी हुआ है कि भाई जब तक मुकम्मल फैसला नहीं होता तो टेम्परेरी तौर पे तुम तो देते रहो ना, तो नहीं करते तो फिर भाई आप अपना जो राइट है ना वो खो देंगे डिफेंड करने का। फिर अदालत इस केस को जो है ना वो एज ए एक्स पार्टी यकतरफा चलाएगी और जनाब फिर आपके पास जो है ना वो कोई कुछ नहीं होगा। फिर अदालत जो है ना उस खातून के मौक़िफ़ को ही उसकी उसकी जो भी दरख्वास्त होगी, जो प्लेंट होगी, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला दे देगी। यानी आपका केस से फ़ारिग हो जाएगा, भाई आपके तो फिर लग जाएंगे। ठीक है जी? तो बेहतर यही है कि अगर इस तरह की दरख्वास्त दी जाती है आपके खिलाफ, तो अदालत अगर कहती है ना कि भाई फ़िलहाल टेम्परेरी तो तुम देते रहो ना, जब तक केस फाइनल नहीं होता, तो आपने उसके ऊपर अमल
करना है। ठीक है, वैसे सेक्शन 17A के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो मेंटेनेंस है ना उसकी अमाउंट इंक्रीज भी हो जाती है और आमतौर पे 10% हर साल इंक्रीज होती है, अगर स्पेसिफाई नहीं है। अब इस फैमिली कोड के अंदर कौन जाएगा? भाई वाइफ जा सकती है और बच्चे जा सकते हैं। अगर मासूम बच्चे हैं, बालिग नहीं है बच्चे, माइनर बच्चे हैं, तो वो अपनी यानी कि गार्डियन के ज़रिए या अपनी मदर के ज़रिए वो अदालत में केस कर सकते हैं कि अब वो हमें हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा। ठीक है जी। इसी तरीके से भाई सेक्शन 9 भी है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, ये मैं आपको ज़रा सिंपल करके बता रहा हूँ। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर एक हस्बैंड है, उसकी एक या एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं और वो उनकी मेंटेनेंस पूरी नहीं कर सकती, तो उसकी जो वाइफ है वो जनाब जिस इलाके में वो रहते हैं उसकी यूनियन काउंसिल में चले जाएं, और यूनियन काउंसिल जब का जो चेयरमैन है ना वो उसके लिए एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाएगा और वो फिक्स करेगा कि भाईजान ये तुमने इस बंदी को महीने में 10,000 15,000 इतने देने हैं। ठीक है ना। और दूसरा ही कि उसके बाद फिर अगर दोनों चाहें तो वो उसको चेंज भी करवा सकते हैं। वो जो सर्टिफिकेट देगा ना बना के, भाई ये मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी बंदी जो है ना उसके खिलाफ यूनियन काउंसिल जाती है, चेयरमैन फैसला दे देता है कि भाई तुमने इस बंदी को हर महीने 15,000 देने। लेकिन आगे आपको पता चलता है कि नहीं यार महंगाई बहुत हो गई है, तो उसकी बीवी दोबारा आके कहेगी कि भाई ये 15 बहुत कम है, मेहरबानी करके 20 करवा दें, 20 मेरी 15 से मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो 20,000 भी करवा सकते हैं। और इवन के हस्बैंड जो है वो भी कह सकते हैं कि भैया मैं बेरोजगार बंदा हूँ, मैं 15,000 कहाँ से लाऊं, मेहरबानी करके 10,000 कर ले, मैं 10,000 मैनेज करके इसके ज़रूरियात पूरी करूंगा। तो वो आप चेंज भी करा सकते हैं, यानी रिवीजन भी हो सकती है उस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की भी। और दूसरा, अगर आपने नहीं पे किया ना, तो भाईजान वो जिस तरह एज ए एरियर के तौर पे आपसे रिकवर किए जाएंगे, जिस तरह लैंड रेवेन्यू के अंदर एरियर्स रिकवर किए जाते हैं, इस तरह। ठीक है जी। इसी तरीके से पंजाब के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी, उसमें तो यह है कि इवन के जो कमिश्नर है वो भी जनाब ट्रांसफर कर सकता है रिवीजन एप्लीकेशन जो है ना कलेक्टर को, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और एडिशनल कमिश्नर को भी। ठीक है जी। अच्छा जी। केस वेयर वाइफ इज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट डिवोर्स। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने बंदे ने अपनी वाइफ को तलाक दी होती है, लेकिन उसकी बीवी को पता नहीं होता। तो जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे तलाक होगी, तब तक भी आपने उसके खर्चे बर्दाश्त करने हैं। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के फैमिली लॉ के अंदर सेक्शन जो 14 है, उसकी जो सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर 1,000 या 1,000 से कम पर मंथ की जो अगर कोई मेंटेनेंस की डिग्री है, अदालत ने एक फैसला दिया है, उसमें अदालत ने लिखा है कि भाई आपने हर महीने 1,000 रुपया या उससे कम वाली अमाउंट बंदे के ज़िम्मे लगा दी है कि भाई तुमने अपनी मिसेज या बच्चों को देनी है, तो उसके खिलाफ आपके अपील दायर नहीं कर सकते। उसमें भी अपील नहीं करेंगे, यानी कि बंदा उसके ऊपर अपील करेगा, जी 1,000 महीने का ये क्या है, मैं इसके खिलाफ अदालत में जाऊंगा, ये बड़ी मेरी अमाउंट है, मैं इसको चेंज करवाऊंगा, बल्कि 500 करवाऊंगा। नहीं भाई नहीं, वो अपीलेबल नहीं है, अपील वो आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये यानी इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे अब देखा जाए तो ये आम तौर पे पूछा जाता है कि यार ये मेंटेनेंस की अमाउंट कितनी होती है। तो दोस्तों वैसे आम तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है माजी के अंदर, उसने तो कहा है कि यार कम से कम 5,000 तो होना चाहिए पर मंथ ना। लेकिन बाज़-औक़ात कुछ अदालतों के फैसले भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि यार एक्चुअली ये जो मेंटेनेंस है ना, ये डिपेंड करता है उस शख्स की माली स्टेटस के हिसाब से कि वो बंदा कितना कमाता है। ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी जॉब क्या है, उसके पास क्या ज़मीन है, वो कितना मालदार है, उस हिसाब से जनाब जो है ना वो ये फिक्स किया जाता है मेंटेनेंस, अगर आप अदालत में जाते हैं या यूनियन काउंसिल में जाते हैं। वैसे जब भी ख़वातीन या वाइफ जब अपने शौहर के ख़िलाफ़ या बच्चे अपने अब्बू के ख़िलाफ़ अदालत में जाते हैं क्लेम करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए, तो वो साथ में ये लगाते हैं कि हमारे अब्बू या मेरा जो शौहर है इतना महीने का कमाता है, इसके पास इतनी अमाउंट है, ये है, वो है। तो फिर अदालत वो सारी चीज़ें देख के फिर फिक्स करती है। मिसाल तो एक बंदा अगर एक महीने में 2 लाख कमा रहा है, तो फिर अदालत जनाब तकरीबन कोई 50,000 80,000 90,000 फिक्स कर देगी। तो यानी उसकी जॉब का या उसकी जो उसका माली स्टेटस है उसको देख के वो फिक्स करेगी कि कितनी जनाब इस औरत को मेंटेनेंस चाहिए पर मंथ। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, थोड़े ज़्यादा मैंने तफसील में भी बता दिया, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी बता दिए, लेकिन चलो कोई नहीं यार, आप लोगों का फ़ायदा होगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।